Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only and awaiting for your Diwali vacation. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYJC Economics Chapter 3B Part 1. Till our last session, we have completed with our 3 chapters, that is Introduction of Micro and Macroeconomics, Utility Analysis and Demand Analysis. Today we are going to start with Chapter 3B, and that is Elasticity of Demand. Friends, elasticity, that is stretchable, movable, flexible, variable, स्ट्रेचेबल. बचपन से हम इलास्टिक वर्ड सुन रहे हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं. स्कूल सेक्शन में बहुत लोगों ने आगे वाले को ऐसा रबर बैंड चिपकाया होगा. ओके, अगर रबर बैंड को हम ऐसा खींचते हैं फोर्सफुली तो वो अपना शेप चेंज कर देगा. अगर वो फोर्स रिमूव कर दिया तो अगेन इट विल कम इन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज स्ट्रेचेबल, इलास्टिक. Our concept is elasticity of demand. So what is it actually? Let's begin with give the heading Chapter 3B, Elasticity of Demand. Start with meaning of elasticity of demand. Meaning of elasticity of demand. Start with it refers to any rise or fall. It refers to any rise or fall in demand of any commodity or service, any commodity or service as a result of change in price, as a result of change in price or any other factors, Now if you have remembered our last topic, जहाँ पे मैंने नागिन डांस किया था, वो टॉपिक और ये टॉपिक दोनों सिमिलर लगेंगे अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूँ तो. टॉपिक वॉज रीजंस ऑफ राइज और फॉल इन डिमांड, जिसके 2 बच्चे थे, वेरिएशन ऑफ डिमांड, चेंजेस इन डिमांड. तो वहाँ पर भी यही बात आई थी कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होगा, तो वेरिएशन. प्राइस के बगैर डिमांड ऊपर नीचे हुआ तो चेंजेस. तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो वही हुआ. इट रेफर्स टू एनी राइज और फॉल इन डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस. कोई भी प्रोडक्ट ले लो या कोई भी सर्विस ले लो. ओके, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, राइज, या कम हो रही है, फॉल, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर्स, या तो प्राइस की वजह से, या तो इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से, या चॉइस की वजह से, या सीजन की वजह से, किसी भी रीज़न से, प्राइस की वजह से या कोई और भी रीज़न से, अगर कोई भी प्रोडक्ट का या सर्विस का डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और अगर हम उसकी गिनती करना चाहते हैं, तो वो बन जाएगा इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर पेन का प्रोडक्शन करने का बिजनेस करता हूँ, आई हैव माई ओन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर दिस मार्कर पेन, सपोज बोला है, डोंट वरी। ओके, अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, अब अगर इसका प्राइस 30 रुपीज़ है और मैंने इसका प्राइस 10% बढ़ा दिया, तो नाउ द प्राइस वुड बी 33 रुपीज़, 3 रुपया प्राइस बढ़ा दिया। अब मुझ में इतना अक्ल तो है कि हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड, ये तो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है। तो अगर मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया तो मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, ये सबको पता है। मुझे समझना ये है कि अगर मैंने इसका प्राइस 10% बढ़ा दिया, मैंने अगर इसका प्राइस 10% बढ़ा दिया तो इसकी डिमांड कितने परसेंटेज से कम होगी, तो मुझे पता चले कि मुझे प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम होती है, ये सबको पता है। समझना ये है कि कितना प्राइस बढ़ाने से कितनी डिमांड होगी तो अपने को परवड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमारे एक स्टूडेंट की फीस, एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की फीस अगर 12,000 रुपीज़ है और हमारे पास अगर 2,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, if we have 2,000 students and per student fees is 12,000 rupees, हमें ये लगने लगा कि हमें फीस बढ़ानी चाहिए, तो हमने फीस को 10% बढ़ा दिया, मतलब 1,200 रुपया फीस बढ़ गया। अब देखो पहली बार में जो लगेगा वो क्या होगा कि अगर 1,200 रुपया फीस बढ़ गया है और सपोज सामने 10% स्टूडेंट कम हो गए, मतलब 200 स्टूडेंट्स हमारे कम हो गए, हमारे 200 स्टूडेंट्स कम हो गए। ओके, तो अब ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, whether we have to take this decision or not, because after rising the fees by 10%, if we are seeing 10% fall in number of students, तो फिर हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, how to calculate this, तो समझना होगा। 200 स्टूडेंट कम होने का मतलब हमारे 4 बैच कम हो गए, सामने 1,200 रुपया हमने फीस सबका बढ़ा दिया, मतलब 1,800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1,200 रुपया ज़्यादा लेंगे, सामने 200 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका कोई 1 रुपया भी नहीं आएगा। ओके, पर वो 4 बैच कम होने से अगर हमारे लेक्चर कम हो रहे हैं, प्रोफेसर को पैसा कम देना पड़ेगा, उतना स्टेशनरी का पैसा बच गया, उतना लाइट बिल बच गया, अगर ये फायदा हो रहा है तो ये ठीक है। अगर ये सब नहीं हो रहा है, आपके 4 बैच कम होकर लेक्चर कम नहीं हो रहे हैं, लाइट बिल नहीं कम हो रहा है, तो फिर ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बार बार बोलता हूँ बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। ओके, तो अक्लमंद बिजनेसमैन को ये गिनती पहले ही सीखनी पड़ेगी कि वो कितनी प्राइस बढ़ाए तो कितना डिमांड कम होगा तो भी उसको परवड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है इसे हमने नाम दे दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ वी हैव 3 टाइप्स इन आवर सिलेबस, टोटल एक्चुअली वी हैव 4 टाइप्स, पर अपने सिलेबस में वी हैव ओनली 3 टाइप्स। सो गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट वन, हम पहले कुछ लिखे, इसके बाद हर एक वर्ड को चीरफाड़ करें, पोस्टमार्टम करें, तब जाके सब कुछ समझेगा। अब अपने इस टॉपिक में वी हैव सम फॉर्मूलाज, डोंट वरी, वी डोंट हैव एनी सम, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला समझना है, उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर फॉर्मूला लिख के आ गए तो उसके मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज मोस्ट आईएमपी, इस टाइप के सबसे ज़्यादा चांसेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट आईएमपी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट आईएमपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
देखो हेडिंग से एक बात समझ में आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड चेंज हो रहा है और वो प्राइस की वजह से हो रहा है और हम उसे गिनती करना चाहते हैं। सिर्फ अगर प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होगा तो चैप्टर 3A का टॉपिक हो गया, पर हम उसे गिनती भी करना चाहते हैं तो वो चैप्टर 3B का टॉपिक हुआ। ओके, तो नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नाउ अंडरलाइन करके, it is the ratio of a percentage change in demand of a commodity to a percentage change in price of that commodity to a percentage change in price of that commodity, full stop. Friends, now for some while don't write anything, I'll give you enough time for writing now. At present अगली 5-7 मिनट थोड़ा मुझे ध्यान से सुन लीजिए। ये 13 से TY BCom तक आपको टॉपिक परेशान करेगा, इंक्लूडिंग MCom MA कहीं पर भी जाओ, इंक्लूडिंग CA CS कहीं पर भी जाओ, दिस टॉपिक विल बी देयर इन योर सिलेबस, सो प्लीज कंसिडर दिस नाउ। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मैं ये बोल चुका हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड चेंज हो रही है, वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, और अगर वो प्राइस की वजह से हो रही है और हम उसकी गिनती करना चाहते हैं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दैट चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्राइस, देन ओनली इट विल बिकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या हमने लिखा? इट इज द रेशियो ऑफ, डियर फ्रेंड्स, रेशियो when we want to compare two different variables, two different factors, so it is ratio. Just try to get 9th standard algebra, ratio and proportion, ऐसा कोई चैप्टर होता था 9th standard algebra, ratio and proportion, a upon b equal to c upon d, करेक्ट? तो it is nothing but ratio, तो it is the ratio of, हम यहाँ पे दो चीज कंपेयर करने वाले हैं, एक है प्राइस, दूसरा है डिमांड, इसलिए वहां पे रेशियो निकालना पड़ेगा। एंड जब भी हम यूज करते हैं रेशियो तो समझ जाओ कि वो अपॉन में जाने वाला है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ अ परसेंटेज। फ्रेंड्स, परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ 100, परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ 100। एंड व्हाई वी वांट आवर कैलकुलेशन इन परसेंटेज? तो इसके दो रीजन है। परसेंटेज को याद रखना, उसे कैलकुलेट करना और उसे कंपेयर करना बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर ऑल्सो, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑल्सो। देखो, आप में से ज़्यादातर लोगों को 10th स्टैंडर्ड के आपके जो मार्क्स थे, टोटल मार्क्स, वो याद नहीं होंगे, पर परसेंटेज सबको याद होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जब अपना बैलेंस शीट बनाती है तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो लाखों करोड़ों रुपए में होता है, तो वो अमाउंट याद नहीं रहता है, पर वो परसेंटेज याद रहते हैं कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट इतना परसेंटेज था, अब इतना परसेंटेज बढ़ा। ये याद रखना पॉसिबल है, ये कंपेयर करना भी पॉसिबल है। दैट इज वाई इट इज द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब पहले वो चीज का डिमांड कुछ और था, अब कुछ और हो चुका है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और उसका परसेंटेज गिनेंगे। टू मतलब बात गई अपॉन में, टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बोल रहा हूँ, सपोज लास्ट ईयर तक मेरा चार्ज था पर मिनट 6 रुपीज। सपोज नाउ माई चार्ज इज पर मिनट 8 रुपीज। तो मैंने अपना जो प्राइस है उसमें 2 रुपया चेंज कर दिया, ठीक है। अब उसका इफेक्ट ये हुआ है कि लास्ट ईयर तक मेरे पास 32 बैच थे, 32 बैच, और ये साल मेरे पास 30 बैच है, 30, मतलब 2 बैच भी कम हो गए सामने। मैंने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड कम हो गई, ओके। अब प्राइस जो बढ़ाया वो 2 रुपया पर मिनट बढ़ाया, सामने 2 बैच का डिमांड कम हो गया। तो ये मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरा प्राइस 2 रुपया बढ़ा क्योंकि लास्ट ईयर का 6 रुपया पता था, अब 8 रुपया किया। लास्ट ईयर के 32 बैच पता थे, अब 2 बैच कम हो गए और 30 बैच है, तो लास्ट ईयर का पता था, इसलिए ये बार का मैं बोल रहा हूँ कि चेंज होके इतना हुआ, ओके। तो इट इज द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू, मतलब अपॉन में गया, टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाने को सिखा रहा हूँ। प्लीज एट प्रेजेंट डोंट राइट एनीथिंग। बहुत अच्छे से इसी स्टेटमेंट को मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है फ्रेंड्स। इसी स्टेटमेंट को हमने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है। तो नाउ EDP इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इडियट पसंद नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, अब देखो स्टेटमेंट को सिंबल दे दिया, परसेंटेज, इसको बोला जाएगा चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करता हूं तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। नाउ व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब पहले कुछ और डिमांड थी, अब कुछ और डिमांड है, ओके। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये जो ट्राइंगल है उसको मैथमेटिकली डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। एक बात समझ लो फ्रेंड्स, एक बात समझ लो, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को मैथ्स भी समझ में आना चाहिए। भले मैथमेटिक्स के प्रोफेसर को इको नहीं समझेगा चलेगा, पर इको के प्रोफेसर को मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए, वरना उनको इको पढ़ाने का हक नहीं होता है, ओके। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अच्छा, अब ये 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज जाएगा। व्हाट इज डेल्टा डी अपॉन डी, ये दी पुराना डिमांड। गए साल मेरे पास 32 बैच थे, 2 बैच कम हो गए, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 होल थिंग अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब ये अपॉन पी क्यों आया, ये ओरिजिनल प्राइस, गए साल मेरा प्राइस 6 रुपया था पर मिनट, 2 रुपया बढ़ चुका है, 8 रुपया हुआ, ऐसा मत बोलो, 2 रुपया बढ़ चुका है। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये इंटू 100 क्यों आया, परसेंटेज, इंटू 100 क्यों है, परसेंटेज, और ये पुराना प्राइस, ये चेंज इन प्राइस। लास्ट ईयर का प्राइस 6 रुपया था, 2 रुपया बढ़ चुका है। सिमिलरली ये 100 क्यों है, परसेंटेज, पुराना डिमांड 32 बैच, 2 बैच कम हो चुके हैं, ओके। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 होल थिंग अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब मैथ्स का एक रूल है, अगर कभी 6-7 का मैथ्स पढ़ा हो तो यहाँ पे आप 100 गेट्स कैंसल, ओके, 100 गेट्स कैंसल, तो बचा क्या, तो डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइड बाय, ये अपॉन को डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, ये अपॉन को डिवाइड का साइन दे दिया। अब अगर कभी 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स समझ में आया हो तो, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स समझ में आया हो तो ये जो डिवाइड है, डिवाइड उसको अगर आप इनटू करते हो तो रेसिप्रोकल बन जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसके बाद का जो नंबर है वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर। तो यहाँ पे इक्वल टू कंटिन्यू किया है, यहाँ पे फॉर्मूला को इक्वल टू कंटिन्यू किया है। तो नाउ व्हाट हैपेंस, सो डेल्टा डी अपॉन डी, ओके, इनटू ये इनटू क्यों किया, डिवाइड का रेसिप्रोकल इनटू, देखिए पी ऊपर चला गया, प्रश्न आंसर का पी कभी नीचे रहने के लिए आया ही नहीं है, तो प्रश्न आंसर का पी ऊपर चला गया, तो पी अपॉन डेल्टा पी, अरे पी अपॉन डेल्टा पी, अरे पी अपॉन डेल्टा पी। अब क्या किया है, दोनों डेल्टा को साथ में रखा है,
तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी, दोनों ट्रायंगल वाले को साथ में रखा है, इनटू पी अपॉन डी। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये जो डी है, ये जो डी है वो यहाँ से यहाँ लिखा है, और ये जो डेल्टा पी है उसको यहाँ से यहाँ लिखा है, और कुछ नहीं किया है, ये इनटू है, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल वाले को साथ में रखा, दोनों बगे ट्रायंगल वाले को साथ में रखा। ऐसा क्यों किया वो भी बता रहा हूँ। ये डी जो है ना, इट इज अवर ओरिजिनल डिमांड, ये जो पी है इट इज अवर ओरिजिनल प्राइस, ये जो डेल्टा पी है इट इज चेंज इन प्राइस, और ये जो डेल्टा डी है इट इज चेंज इन डिमांड। तो दोनों चेंज वाले को साथ में रखा, और दोनों जो उड़ाने वाले हैं उनको साथ में रखा। नाउ व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को अगर समझना हो, किसी भी बिजनेस को समझना हो, और अगर उस बिजनेस से रिलेटेड ये चारों नंबर अगर अपने को समझ में आ जाए कि किसी भी बिजनेस में 3 साल पहले या 5 साल पहले का डिमांड क्या था, प्राइस क्या था, अभी का डिमांड और प्राइस में क्या चेंज हुआ है, अभी का डिमांड और प्राइस में क्या चेंज हुआ है, अगर ये चारों नंबर मिल जाते हैं और आप इस फॉर्मूला में डाल देते हो, डोंट वरी, आपको कोई सम नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम, कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ। फ्यूचर में आगे जाके इसके ऊपर सम्स आएंगे फ्रेंड्स, और उस वक्त वो लोग समझाने नहीं बैठेंगे। ओके, तो बेटर अभी समझ लेते हैं। किसी भी बिजनेस में अगर ये चारों नंबर मिल जाते हैं, कोई भी बिजनेस का 3 साल पहले का डिमांड, 3 साल पहले का प्राइस, अभी का डिमांड और अभी का प्राइस मिल गया, और अगर हमने इस फॉर्मूले में उसको डाल दिया, अगर अपना आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, एक से ज़्यादा आता है, एक से ज़्यादा आता है, तो इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। धूम कमेंट करो। अगर ये आंसर इक्वल टू 1 आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कंटिन्यू करके देखो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो प्रॉफिट में होगा। अगर इसका आंसर लेस देन 1 जाता है, एक से भी नीचे आता है, तो इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। ताला मार के निकल लो, वरना कर्ज में डूब जाओगे। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को बिजनेस करने को आता नहीं है, फिर भी सालों से बिजनेस करते रहते हैं। कोई भी बिजनेस पहले 3 साल तक प्रॉफिट ना करे तो समझ में आता है, पर तीसरे साल के बाद तो कंपनी प्रॉफिट में आनी ही चाहिए, वरना वो कर्ज में डूबते जाएगा। फ्रेंड्स, तो बिजनेस करते वक्त इन सब चीजों को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। तो अगर अपना आंसर 1 से ऊपर जा रहा है तो इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इक्वल टू 1 है फिर भी ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो फिर आपको 100 बार सोचना चाहिए वो बिजनेस को कंटिन्यू करते वक्त। फ्रेंड्स, जैसा इकोनॉमिक्स बोलता है, मेरी तो सोच ये है कि बिजनेस कभी लॉस दिखाना ही नहीं चाहिए, वरना आपको बिजनेस करने नहीं आता है। पहले साल भी लॉस नहीं होना चाहिए। मुझे कभी लॉस वर्ड समझता ही नहीं है फ्रेंड्स, मुझे लॉस वर्ड समझता ही नहीं। ओके, तो किसी भी बिजनेस में ये चारों नंबर समझ में आने चाहिए, और वो अगर प्राइस की वजह से हुआ है तो इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो रेशियो के हिसाब से क्या बनाया हमने, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 होल थिंग अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, 100 गेट्स कैंसल, अपॉन को डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी, उसको इंटू करके रेसिप्रोकल कर दिया, तो पी ऊपर चला गया, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, दोनों डेल्टा को साथ में रख दिया, तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन डी, ये बन गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पीसफुली ये सब कुछ लिख दीजिए, ये पूरा फॉर्मूला तक लिख दीजिए। हम ऑलरेडी स्टेटमेंट लिख चुके हैं।
फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज मोस्ट आईएमपी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यही एक है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना था। आगे के जो 2 टाइप है उसको सिर्फ अपने को इंट्रोड्यूस करना है, वो मैक्सिमम सिर्फ 2 मार्क के लिए कहीं ना कहीं डिफाइन में आता है, तो उसको इतना स्ट्रेसफुली नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है उसको डिटेल में स्ट्रेसफुली पढ़ना पड़ेगा। अब अगर अपने को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया है फ्रेंड्स, तो आसानी से अपने को सेकंड टाइप समझ में आ जाएगा। सो गिव द हेडिंग, इनकम elasticity of demand. Second point, income elasticity of demand. Now see, तुरंत कंपेयर करेंगे। elasticity of demand का मतलब डिमांड चेंज हुआ है, किसकी वजह से? इनकम की वजह से। वहां पे प्राइस की वजह से था, ये इनकम की वजह से है, और इसलिए इसको नाम दिया गया है इनकम elasticity of demand. ओके, जस्ट ट्राई टू गेट माई एग्जाम्पल। जब मेरे डैडी रेस्टोरेंट लेकर जाते थे तो 90 रुपये में पूरा डिनर खत्म, और जब मैं जाता था तो 90 रुपये के तो पापड़ खा जाते थे। तो मेरे एग्जाम्पल में पापड़ की जो डिमांड बढ़ी वो इसलिए बढ़ी थी कि मेरी इनकम में चेंज हुआ, मेरी इनकम में चेंज हुआ। जब मैं महीने के 1200 रुपये कमाता था तो 60 रुपीज़ के शर्ट पहनता था। आज जब मैं महीने के 70,000 कमाऊँ तो 700 के शर्ट पहनूँ, तो मेरे एग्जाम्पल में डिमांड चेंज हो रही है क्योंकि मेरी इनकम में बदलाव हुआ है, मेरी इनकम में चेंजेस दिखाई दे रहा है, और उसे मैं गिनती करना चाहता हूँ। अगर आप ये स्टेटमेंट कंपेयर करेंगे तो ये स्टेटमेंट इजीली समझ में आ जाएगा। प्राइस के बदले अब वर्ड होगा इनकम, नथिंग एल्स। सो राइट डाउन, अंडरलाइन, इट इज द रेशियो ऑफ a percentage change in, it is the ratio of a percentage change in demand of a commodity to a percentage change in percentage change in income of a consumer. You should not be confused here. डिमांड कमोडिटी की होती है, इनकम कंज्यूमर की होती है। रिपीट, डिमांड कमोडिटी की होती है, इनकम कंज्यूमर की होती है। ओके, तो यहाँ पर कमोडिटी का डिमांड चेंज हुआ क्योंकि कंज्यूमर की इनकम में चेंज हुआ था, और हम उसे गिनती करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मूला बनेगा ईडी वाई। अब ये वाई क्यों आया? इनकम की वजह से। वाई क्यों आया? इनकम की वजह से। तो ईडी वाई इक्वल टू percentage change in demand. Don't ask stupid question. डिमांड किसका? अरे ऑफ कोर्स कमोडिटी का। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम किसका? ऑफ कोर्स कंज्यूमर का। फ्रेंड्स, इसको आपको एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिखा दूं। अगर आपको एग्जाम में एलोबरेट करने की इच्छा हुई कि हमें थोड़ा और भी फेंकना है, मस्त शाइनिंग मारनी है कि अपने को बहुत नॉलेज है, तो क्या करना है? ये जो फॉर्मूला है इसमें जहां जहां पर पी लिखा है, पी प्राइस का पी, पैसेंजर का पी, वहां पे इनकम के बदले वाई लिखेंगे। इसी फॉर्मूला में जहां बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, जहां जहां पे पी लिखा है वहां पे वाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 होल थिंग अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 गेट्स कैंसल। सो डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइड बाई डेल्टा वाई अपॉन वाई। सो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। सो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन डी। जहां जहां पर पी है वहां पे वाई हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। और इसका आसान मतलब क्या हुआ? अगर मेरी इनकम 10% बढ़ती है, प्राइस नहीं, अगर मेरी इनकम
मेरी कमाने की ताकत अगर 10% बढ़ती है तो मैं जो डिमांड बढ़ा रहा हूँ प्रोडक्ट खरीदते हो वो कितने परसेंटेज से बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी इनकम 10% बढ़ती है तो मेरी डिमांड कितने परसेंटेज से मैं बढ़ाता हूँ, उस चीज़ को कंपेयर करना, गिनती करना, उसका नाम दिया गया है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उस चीज़ का नाम दिया गया है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो ये बन गया आपका सेकंड टाइप। थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस कनेक्शन नहीं, किस्मत कनेक्शन नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स यहाँ पे आप पहले लिख ले, ब्रैकेट में आपको एक वर्ड लिखना है सब्स्टिट्यूट्स, इसके बदले ये ऑप्शनल, ऑल्टरनेट, इंस्टेड ऑफ, तुरंत एग्जांपल क्लिक होना चाहिए। टी एंड कॉफी, सब हाँ टी एंड कॉफी दोनों हॉट बेवरेजेस है। बार बार मैंने ये कहा है कि चाय पीने वाला कॉफ़ी पी के रह सकता है, कॉफ़ी पीने वाला चाय पी के रह सकता है, दोनों घुसर के एक साथ कोई नहीं पीता है। ऐसा कोई साइको होटल नहीं होता है कि दोनों घुसर के एक साथ पिए। तो अगर चाय की डिमांड में चेंज होता है, कॉफ़ी की डिमांड में चेंज आता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज नया क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अंडरलाइन, इट इज द रेशियो ऑफ। देखिए हम रेशियो क्यों गिनते हैं, क्योंकि दो चीज कंपेयर करना है। हम परसेंटेज क्यों गिनते हैं, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन द बेस ऑफ 100। इट इज इजी टू रिमेंबर, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कंपेयर। तो इट इज द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज, इट इज द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन, इट इज द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पे कमोडिटी एक्स है, वो एक्स एक्सिस नहीं है, कमोडिटी एक्स कोई भी एक नाम दे दिया है, कमोडिटी एक्स। आप उसको कमोडिटी ए बी कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट। अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स टू अ परसेंटेज चेंज इन, टू अ परसेंटेज चेंज इन price of, to a percentage change in price of commodity Y, to a percentage change in price of commodity Y। फ्रेंड्स स्टेटमेंट को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है, बाद में उसको एक्सप्लेन करो, पहले लिख लो। सो EDS सब्स्टिट्यूट्स का S लिखा है, सब्स्टिट्यूट्स का S लिखा है। EDS इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी X, सब्स्टिट्यूट्स का S लिखा है। ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी X। कमोडिटी X को कॉफी मान लो, कमोडिटी X को कॉफी मान लो, अपॉन percentage change in price of commodity Y, price of commodity Y। यहाँ पे Y को चाय मान लो, Y को चाय मान लो। Now see what does it mean? अगर चाय की कंपनी अपना प्राइस चेंज करेगी तो उसकी इफेक्ट कॉफी की डिमांड पे होगी, ये सबको पता है। अक्लमंद बिजनेसमैन वो है जिसको ये समझ में आना चाहिए कि चाय की प्राइस कितनी चेंज होने से कॉफ़ी की डिमांड कितनी चेंज होगी। अगर टाटा टी कंपनी ने अपना प्राइस 10% बढ़ा दिया, देखो ये बात दूसरी या तीसरी बार आ रही है, अगर चाय की प्राइस बढ़ती है तो टी ड्रिंकर्स विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम टी टू कॉफ़ी। लोग ये सोचेंगे जब ज़्यादा पैसा देना ही है तो चाय का को पिए, कॉफ़ी पिएंगे, स्टेटस का सवाल है। ये हमने बार बार डिक्लेयर किया है कि जब ज़्यादा पैसा देना ही हो तो चाय क्यों पिए, कॉफ़ी पिएंगे, स्टेटस का सवाल है। अगर मुझे दूसरों के पैसों से पीना है तो मैं तो कॉफ़ी ही पीता हूँ, खुद के पैसे से पीना है तो चाय पियो, ठीक है। अगर और कोई पूछेगा कि चाय को कॉफ़ी, तो कॉफ़ी। ओके, तो जब कॉफ़ी पे बात आई तो स्टेटस सिंबल बन गया, करेक्ट। तो अगर चाय की कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया है, जब मेरी जेब से ज़्यादा पैसा जाना ही है तो फिर मैं चाय क्यों पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँगा, स्टेटस सिंबल है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर चाय की कंपनी ने प्राइस बढ़ा दी
सपोज टाटा टी कंपनी ने 10% प्राइस बढ़ा दी, तो टाटा कॉफ़ी का जो मैनेजर है, टाटा कॉफ़ी कंपनी का जो मैनेजर है, उसको ये अक्ल होनी चाहिए कि वो अपनी कॉफ़ी का प्रोडक्शन कितना बढ़ाए, क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी वो पक्की बात है। तो कितनी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा और मार्केट में कॉफ़ी सप्लाई करके प्रॉफिट कमाएगा। तो वहाँ पे चाय वाला प्राइस बढ़ाएगा, यहाँ पे कॉफ़ी वाला कमाएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, वहाँ पे चाय वाला प्राइस बढ़ाएगा, यहाँ पे कॉफ़ी वाला कमाएगा, क्योंकि कॉफ़ी की जो डिमांड है वो चाय की प्राइस पे डिपेंड है। तो अगर चाय की प्राइस 10% बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड कितने परसेंटेज से बढ़ेगी, ये गिनती करने को कॉफ़ी की कंपनी के मैनेजर को आना चाहिए। एंड दैट इज वाई वी नीड ऑल दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ। हमें इसलिए ये सब टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, कि हमें ये सब क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस सिखा रहा है हमें। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, जहाँ पे एक्स कॉफ़ी है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, जहाँ पे वाई चाय है। अगर चाय की प्राइस में कुछ 10% का चेंज हुआ तो कॉफ़ी की डिमांड पे कितना परसेंट का चेंज होगा, उस गिनती को करना। इट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो आज हमने जो सीखा वो क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में चेंज होता है या तो प्राइस की वजह से या तो कोई और फैक्टर से, और हम उसे गिनती करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर वो प्राइस की वजह से होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर वो इनकम की चेंज होने की वजह से होगा तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अगर वो कोई और प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से चेंज होगा, और कोई प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से चेंज होगा, तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 बोल रहा हूँ, आवर नेक्स्ट सेशन शुड नॉट बी मिस आउट बाई यू। 8 मार्क के लिए कंफर्म इंपॉर्टेंट आंसर, 8 मार्क के लिए कंफर्म इंपॉर्टेंट आंसर इन आवर नेक्स्ट सेशन। आज हमने जो कुछ डिस्कस किया ये सब छोटी छोटी बातें थी, 2-2 मार्क के लिए, 1-1 मार्क के लिए। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर दिस सेशन। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डियर फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो लिंक आ रही है, अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे के जो भी चैप्टर या वीडियोस मिस हुए हैं, यू कैन वॉच इट आउट। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Soon I'll approach you again.